जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके बीच। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं ब्लड का नेक्स्ट पार्ट। इस पे आज हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कराया हुआ था, ब्लड में क्या कराया था मैंने कि ब्लड होता क्या है, ब्लड के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको करा रखी हैं। सारी चीज़ें मैंने कराई हुई है आपको। ब्लड में मैंने कराया हुआ था कि जो ब्लड होता है ये क्या होता है, तरल होता है। क्या होता है, तरल होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म पे पाया जाता है। ये पूरी शरीर में, पूरे बॉडी में कनेक्ट करने का काम करता है, सबको जोड़ने का काम करता है। इसलिए हमने इसको कहा था क्या, संयोजी। और फिर ये मैंने क्या कहा था कि कई सारी चीज़ों से, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हमने कहा था ऊतक। तो मेरे सिंपल सी चीज़ आपको बताई थी कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और साथ ही साथ और क्या सिखाया था, और मैंने कहा था कि ब्लड जो होता है ये सारे शरीर में पचे हुए भोजन को, हार्मोन्स को, विटामिन को दौड़ाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, हर एक अंग में पहुंचाता है इसको, हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम होता है इसका। और फिर मैंने कहा था कि जो ब्लड होता है ये जनरली एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर के आसपास होना चाहिए। मैंने कहा था अब जो पुरुष होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में, महिलाओं में आधे लीटर रक्त की कमी पाई जाती है, आधे लीटर रक्त कम होता है। ठीक। फिर मैंने ब्लड में कई सारी चीज़ें बताई थी। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। फिर मैंने कहा था कि जो ब्लड होता है ये ब्लड एक क्षारीय माध्यम होता है। क्षारीय माध्यम क्यों होता है, क्योंकि जिस भी चीज़ की पीएच वैल्यू 7.4 के ऊपर चली जाती है, जिस भी चीज़ की पीएच वैल्यू 7 के ऊपर चली जाती है वो क्या होता है, वो होता है क्षारीय माध्यम। और ब्लड की जो पीएच था वो क्या है, 7.4, इसलिए एक क्षारीय माध्यम होगा। ठीक। तो आज की जो हमारी क्लास है ये कंप्लीटली बेस्ड होगी किसके ऊपर, ब्लड के नेक्स्ट पार्ट पे। इस पे हम करने वाले हैं क्या, आरबीसी के बारे में। मैंने कहा था ब्लड किससे बना होता है, प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या है, जब ब्लड से रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाता है तो बचा हुआ जो भाग होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 90% जल होता है। ठीक है। और प्लाज्मा में कुछ चीजें आप याद रख लीजिए, प्लाज्मा से ज्यादा सवाल बनता नहीं है, ये जान लीजिए आप। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, फाइब्रिन पाया जाता है और फाइब्रिनोजन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है। तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन मौजूद होते हैं, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, तो ये सारे प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 90% जल होता है। ये संपूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो संपूर्ण रक्त का 50 से 55% भाग जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा से ही बनता है हमारा क्या, सीरम। प्लाज्मा से बनता है सीरम। और सीरम का जो यूज होता है टीका निर्माण में किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं सब, एटीएस दिया जाता है जिसको आप टिटनेस का इंजेक्शन कहते हैं, एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम। टिटनेस में, टिटनेस का जो टीकाकरण होता है वो क्या होता है, एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम। तो ये बनता है किससे, सीरम से। हम बात करने वाले थे आज किसकी, आरबीसी की। तो आइए देखते हैं क्या होता है आरबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इसमें, और वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बहुत डीप वाली बातें अगर मैं अभी से करा दूंगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा उतना। फिलहाल बेसिक पहले आप तैयार करिए, फिर सारी चीज़ें जो डेप्थ में है वो कराता मैं रहूँगा आपको। आइए बात करते हैं हम किसकी, आरबीसी की। आरबीसी, आरबीसी जो है, इसके पहले तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। तो जो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आरबीसी का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। हिंदी में भी लिख के आ जाता है तो हिंदी में भी आपको याद रखना है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है। दूसरा, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लाल
रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या फिर लाल रुधिर कणिका। तो आरबीसी के ये दो नाम तो आप सबको याद होते हैं, फुल फॉर्म भी याद होता है, हिंदी नाम भी सब जानते हैं, लेकिन जो इसका एक वैज्ञानिक नाम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है कि निम्नलिखित में से आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है या फिर आरबीसी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम होता है क्या, इरेथ्रोसाइट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है क्या, इरेथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट बहुत बार एग्जामिनेशन पे पूछा गया है, ये कई बार तो रेलवे के एएलपी में भी आया हुआ है, कई बार टेट के एग्जामिनेशन पे भी आया हुआ है। अगर आप ढंग से एनालिसिस करते हैं तो आपको मिला जरूर होगा। आरबीसी का पूरा नाम आपको याद रखना है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका दूसरा अन्य नाम जो है वो क्या है, इरेथ्रोसाइट है। ठीक है, आगे की बातें हम करते हैं, वो क्या है उनके बारे में हम चलते हैं। जो आरबीसी होती है, इसका निर्माण कहां पर होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसका निर्माण कहां पे होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये होता है हमारे अस्थि मज्जा में। कहां पे, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या है, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो आपने आई थिंक क्रिस मूवी देखी होगी, क्रिस 3 मूवी देखी होगी, उस पे जो विवेक ओबेरॉय होता है, काल जिसका नाम होता है, तो उसका बोन मैरो नहीं होता है। ठीक है, तो बोन मैरो जो होता है हमारी हड्डी का मेन एक आधार होता है, हड्डी के भीतर जो एक लिक्विड भरा होता है, एक सेमी सॉलिड भरा होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, बोन मैरो। तो इस आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है या फिर अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण का मतलब क्या, जन्म, और जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो भी जन्मा है वो मरेगा। तो जब इसका निर्माण कहां पे होता है, आरबीसी में होता है, तो इसकी मृत्यु भी तो होती होगी। तो इसकी मृत्यु से रिलेटेड हम एक चीज जान लेते हैं कि इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन लाइफ साइकिल इसका कितना होता है, जीवन काल। जीवन काल से मतलब ये कितने दिन तक आरबीसी जीवित रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन अगर आप लोग देते हैं तो ये सवाल कई बार पूछा गया है और लगभग हर एग्जामिनेशन पे ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन रहा है कि ज्यादातर ये पूछा ही गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना, 120 दिन होता है। कहने का मतलब है कि जो आरबीसी होती है ये 120 दिन के बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मर जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आरबीसी की मृत्यु 120 दिन बाद हो जाती है। अब इसकी मृत्यु होती कहां पर है ये चीज हम देखते हैं। तो आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की जो मृत्यु होती है, ये भी सवाल, सारे यहां पे सवाल जितने भी मैं करा रहा हूं याद रखिए, ये कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन पे जरूर पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बिल्कुल क्रीम निकाल के मैं दे रहा हूं आपको, ये जान लीजिए आप। ठीक है, फलों का जूस निकाल के दे रहा हूं आपको, जान लीजिए, बिल्कुल जूस है, इसको जाके सीधा गटक जाना है, सारा का सारा ज्ञान अंदर। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है। तो आरबीसी की मृत्यु होती है कहां पर, आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में। किसमें, प्लीहा। प्लीहा को ही हम क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीहा को ही हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा को ही हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन। और स्प्लीन को ही हम और आम भाषा में क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखना कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, प्लीहा ही स्प्लीन है और स्प्लीन ही तिल्ली है। आपसे पूछा जाए आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है, तो आरबीसी की मृत्यु होती है या तो प्लीहा में, या तो स्प्लीन में, या तो तिल्ली में। तीनों एक ही चीज है। आरबीसी की मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा माइंड पे लॉक करके कि प्लीहा की, आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की डेथ कहां पर होती है, तो प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली में होती है। ठीक, अब एक चीज आप लोग मुझे बताइए, जहां पर मुर्दे होते हैं, जहां पर मुर्दे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कब्रिस्तान। जहां पर मुर्दे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, कब्रिस्तान।
आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली को। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी सबकी। मैंने क्या कहा? आरबीसी, इसके फुल फॉर्म की बात हमने करी, इसका हिंदी नाम हमने देखा, इसका अन्य नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा भी गया कई बार, इरेथ्रोसाइट। इसका निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु कहां पर होती है? तो प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली में। मृत्यु का मतलब यहां पे आरबीसी जा जाके इकट्ठा होती है और जहां पे मुर्दे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उसका कब्रिस्तान। इसका लाइफ साइकिल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पे, एक ये और एक ये, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आरबीसी के बारे में। छोटी छोटी चीजें तो हमने यहां पे देख ली हैं, आगे की क्या चीज है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, जो आरबीसी होती है, आरबीसी में और भी चीजें महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देख लेते हैं। अभी मैंने समझाया आपको कि जीवन काल वगैरह वगैरह इसमें जो होता है, आगे क्या है देखते हैं। जो आरबीसी होती है हमारी, पहली बात तो जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारियों की आरबीसी जो होती है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब आरबीसी किसकी? स्तनधारियों की जो होती है उसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है और चूंकि इसमें आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है इसलिए ये क्या होती है? चपटी होती है। आरबीसी आपसे पूछा जाए स्तनधारियों की आरबीसी चपटी क्यों होती है? क्योंकि उसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है। लेकिन 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ऊंट जो होता है, ऊंट और लामा 2 ऐसे जानवर हैं, ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? 2 बातें बिल्कुल माइंड पे लॉक रखनी है कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इतनी चीजें तो हमने देख ली छोटी छोटी सी, ठीक। जो आरबीसी होती है, आरबीसी ये क्या करती है और क्या इसके और फंक्शन होते हैं? आरबीसी जो होती है ये रक्त की मुख्य कोशिका होती है। मुख्य कोशिका, आपसे पूछा जाए रक्त की मुख्य कोशिका कौन सी है, तो रक्त की मुख्य कोशिका होती है हमारी आरबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका कौन सी है, रक्त की मुख्य कोशिका कौन सी है, तो वो है आरबीसी। और साथ ही साथ ये जो आरबीसी होती है ये रक्त की, किसकी? रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका। बात पे गौर करिएगा, मैंने क्या कहा है? रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो रक्त की सबसे छोटी कोशिका भी है हमारी आरबीसी। क्या है? आरबीसी। ठीक, रक्त की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो आरबीसी, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। अब एक छोटी सी चीज यहां पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कोई चीज छोटी है, कोई चीज बड़ी है। ठीक है, कोई चीज छोटी है, कोई चीज बड़ी है। मैंने कहा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी? तो सबसे छोटी, सबसे मैंने क्या कहा? सबसे छोटी जो होती है कोशिका वो क्या है? किसकी? रक्त की। रक्त की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो ये है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। मैंने कहा रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका तो क्या है? डब्ल्यूबीसी। अब एक चीज याद रखना, मैंने कहा हमारे पास एक बावल है, एक कटोरा है। इस कटोरे पे मैंने पहले छोटी छोटी चीजें डालना शुरू किया, छोटी छोटी चीजें डाली मैंने इस पे।
एक हमारे पास कटोरा है, मैंने इस पे क्या किया, पहले तो छोटी छोटी चीज़ें इस पे फिल करी, ठीक, और एक कटोरे में बड़ी बड़ी से चीज़ें डाली, ठीक। तो बताओ बड़ी वाली चीज़ें ज़्यादा आएंगी कि छोटी वाली चीज़ें ज़्यादा आएंगी? ऑब्वियस सी बात है, छोटी वाली चीज़ें ज़्यादा आएंगी। तो शरीर में या फिर मानव के रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है? आरबीसी। मानव के रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात हम करते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड, सॉरी आरबीसी से रिलेटेड। जो आरबीसी होती है ये मेल में कितनी पाई जाती है? पुरुष में आरबीसी की संख्या, पुरुष में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख पर mm क्यूब। ठीक है, मेल में पूछा जाए, पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 से 55 लाख के आसपास होती है। मैंने कहा फीमेल में पूछ लिया जाए आपसे, फीमेल में या फिर स्त्री में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। ठीक, ये होती है, इतनी छोटी छोटी सी बातें। आगे हम बात करते हैं जो आरबीसी होती है, आरबीसी इसका प्रमुख घटक जो होता है वो पूछा जाता है आपसे। तो एक छोटी सी बात मैं आपको करा देता हूं, उसको आप देख लीजिए बड़े आराम से। ठीक, मैंने कहा हमारा पहले तो होता है क्या? ब्लड। ब्लड में पाया जाता है क्या? ब्लड में पाया जाता है आरबीसी। आरबीसी में आपसे पूछा जाए आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। देखिए यहां से कई सारे सवाल आपके तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा ब्लड की जो मुख्य कोशिका है वो कौन सी है? तो आरबीसी है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। ठीक, आइए देखते हैं। आपसे पूछा जाए कि रक्त का जो रंग लाल होता है किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक, अब देखो ये हीमोग्लोबिन और आरबीसी मिलके करते क्या हैं? तो जो हीमोग्लोबिन और आरबीसी होते हैं ये रक्त में क्या करते हैं? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करती है। और ऑक्सीजन को ढोने का काम किसका होता है? तो हीमोग्लोबिन का। किसका? ऑक्सीजन को ढोना। ऑक्सीजन को ढोने का काम किसका होता है? ऑक्सीजन को ढोने में मदद कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। और आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन पूरे ब्लड में करता है, पूरे शरीर में करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? बहुत बढ़िया, आगे हम चलेंगे। अगली बात जो यहां पे हम देखेंगे कि अगर बॉडी के अंदर, अगर शरीर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए और लोहा की कमी हो जाए। ठीक है बच्चे, अलग अलग 2-3 सवाल याद कर लेते, रट्टा लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक चीज आप समझ लो कि रक्त में अगर रक्त कम होता है, आरबीसी कम होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, लोहा कम होता है, तो इन सबकी कमी से एकमात्र रोग होता है अरक्तता। क्या होता है? अरक्तता। अरक्तता, इसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। इसको ही हम क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। ठीक है, याद रखना है इस बात को आपको कि ब्लड खून की कमी से कौन सा रोग? तो अरक्तता या फिर एनीमिया या फिर रक्तक्षीणता। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग? तो अरक्तता, एनीमिया या फिर रक्तक्षीणता। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? तो अरक्तता, एनीमिया या फिर रक्तक्षीणता। लोहे की कमी से कौन सा रोग? तो भी एनीमिया ही होता है। एनीमिया और भी कुछ विटामिन की कमी से होता है, वो है कौन सा? विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। इनकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। इससे कई सारे सवाल आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। आइए चलते हैं, आगे की बात करते हैं। जो आरबीसी होती है,
जो आरबीसी होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई है, वो करा देता हूं मैं आपको। जो आरबीसी होती है, कछुआ जो आपका केचुआ होता है, केचुआ जो होता है, केचुए में आरबीसी नहीं पाई जाती है। इसके स्थान पर क्या पाया जाता है? तो डोनेबस झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डोनेबस झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। केचुए में आरबीसी के स्थान पर क्या पाया जाता है? डोनेबस झिल्ली पाई जाती है। अब आइए हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को मैं HB से डिनोट करूंगा। ये सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत फोकस करके आपको यहां पे देख लेना है। ठीक, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो क्या बनाएगा, किसका निर्माण करेगा? हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाए तो किसका निर्माण करेगा? हीमोग्लोबिन अगर नाइट्रेट के साथ मिल जाए तो किसका निर्माण करेगा? ठीक, तो इनसे ये 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? तो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रक्त अगर आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है किसका? तो निर्माण होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अगर आपका हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो निर्माण होता है किसका? तो निर्माण होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। किसका होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा? अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाए तो किसका निर्माण करेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। अब एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको हम दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस कहते हैं। ये बहुत बार सवाल पूछा गया। ये आपके इन्वायरमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इन्वायरमेंट में कराऊंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दम घोटू गैस, साइलेंट किलर या फिर टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब भी ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, जब भी ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ये क्या करती है? हमें सांस लेने में हमारे ऑक्सीजन को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। हमारा ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं। और अगर हम सांस नहीं ले पाते हैं तो उससे क्या हो जाती है? हमारी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बात? तो दम घोटू गैस किसको कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। कौन सी गैस है? तो ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिक गैस। ठीक है, और ये मैंने बता दिया है क्यों कहते हैं इसको। अगर हीमोग्लोबिन नाइट्रेट के साथ मिल जाए, अगर हीमोग्लोबिन नाइट्रेट के साथ मिल जाए तो क्या होता है? तो बनता है मीथेनोग्लोबिन। क्या बनता है? मीथेनोग्लोबिन। ठीक है, याद रखना नाइट्रिनोग्लोबिन नहीं बनता है। क्या बनता है? अगर हीमोग्लोबिन नाइट्रेट के साथ मिलता है तो क्या बनता है? मीथेनोग्लोबिन। और मीथेनोग्लोबिन से ही क्या होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चे में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी हो जाती है। क्लियर है इतनी बातें? आरबीसी में मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं, और हीमोग्लोबिन में 2-3 पॉइंट और आपका आरबीसी कंप्लीट, खत्म। ठीक है, खत्म। ठीक है, आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। 2-3 पॉइंट बचे हैं बस इसमें। ठीक, चलिए। अब मैंने कहा जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ये मेल में कितना होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है पुरुष में कितना होता है?
स्त्री में कितना होता है, स्त्री में कितना होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये पुरुष में कितना होता है, स्त्री में कितना होता है। तो जो पुरुष में हीमोग्लोबिन होता है ये 13 से 18 mg पर 100 ml ब्लड, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन मानव पुरुष में कितना होता है, 13 से 18 mg के आसपास। स्त्री में कितना होता है, तो स्त्री में होता है कितना, 13 से 15 mg, क्या 13 से 15 mg पर 100 ml ब्लड, ठीक है, पर 100 ml ब्लड। अभी एक चीज आपसे और पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन नवजात में कितना होता है, नवजात में कितना होता है, इन्फेंट में कितना होता है। तो इसमें होता है 16.2 प्लस माइनस 2, मतलब 2 कम भी हो सकता है, 2 ज्यादा भी हो सकता है, पर 100 ml पर 100 ml ब्लड, ठीक है, पर 100 ml ब्लड। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बातें भी क्लियर हो गई हैं। 2-3 और सवाल हैं वो मैं करा देता हूं, फिर मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। चलिए आइए देखते हैं क्या है अगला जो इससे सवाल बनते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी जो होता है, आरबीसी ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर जो आरबीसी होता है ये क्या होता है, आरबीसी बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने पे आरबीसी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आरबीसी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए खिलाड़ियों के कैंप ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि उनमें आरबीसी बढ़ जाए। क्लियर है। अब देखिए सोते वक्त आरबीसी घट जाती है, ठीक है। सोते वक्त क्या होता है, आरबीसी घटती है, और कितना प्रतिशत घटती है, तो 5% आरबीसी घट जाती है। ऊपर जाने पे कितने प्रतिशत आरबीसी बढ़ती है, तो 10% आरबीसी बढ़ती है। आरबीसी के चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी मैंने आपको करा दी हैं। अगर आप इतनी चीजें ही आरबीसी में ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में आपके सवाल नहीं छूटेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आप लोगों से एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि आप साइंस पे प्रॉपर लेक्चर चाहते हैं या फिर और किसी सब्जेक्ट पे लेक्चर चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है साइंस पे बहुत कम ही कंटेंट होता है और साइंस में बच्चे कंफ्यूज भी काफ़ी होते हैं स्टूडेंट्स। तो साइंस में अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर और किसी टॉपिक पे चाहते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी जिस पे चाहते हैं उस पर आप मुझे बताइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद।